नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में भी जो 2024 के चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में एक तरीके से तालाबंदी हो गई है, उसको लेकर के चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा के सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई उसमें अखिलेश यादव का जो भाषण था और कुल चर्चा का जो जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े हुए, उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया सारे मुद्दों का। विपक्ष को खास तौर से अखिलेश यादव, उनके पिता मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते हुए उन पर अटैक किए। गर्मा गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा सदन का। और इस बीच एक और घटना हो गई प्रयागराज में। उमेश पाल जो वकील भी थे और गवाह भी थे राजूपाल हत्याकांड के, उनको सरे बाजार चलते हुए रास्ते पर 13 शूटर्स ने आकर के ढेर कर दिया, मार डाला, उनके गनर को मार डाला। उसको लेकर के प्रदेश की राजनीति जो है वो गर्मा गई है और योगी आदित्यनाथ का हमें रौद्र रूप देखने को मिला सदन के भीतर। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार वीरेंद्र जी। सबसे पहले तो हम जरा योगी आदित्यनाथ के भाषण का वो अंश सुन लेते हैं जी। जो वो दहाड़े हैं अपराधियों पर, अपराधियों को संरक्षण देने वालों पर। उसका एक अंश सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, किसी का नाम सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें एक सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? दखलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है? अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो, अपराधी आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बढ़ाना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग-रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या सच नहीं का? पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। आप अपने वीरेंद्र जी, चीफ मिनिस्टर जिस तरीके से सदन में भड़के हैं अखिलेश यादव पर, और इससे पहले अखिलेश यादव ने प्रदेश की चूंकि कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया था, जब मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए थे राज्यपाल के अभिभाषण के बाद, उस पर चर्चा के बाद,
तो अखिलेश यादव ने थोड़ा सा समय लेकर के उनकी सरकार पर और उनके जीरो टॉलरेंस पर सवाल खड़ा करने की कोशिश की थी। जो कुछ योगी ने कहा है उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई नई बात नहीं की है। 2017 मार्च 15 मार्च 2017 को जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए हैं, तब से अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार को केवल लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेरने का प्रयास कर रहे हैं। और पिछले 6 सालों में अगर योगी सरकार का हम लॉ एंड ऑर्डर का अगर हिसाब किताब देखें तो कम से कम कई हजार करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। दर्जनों उनके इलीगल जो है मकान ध्वस्त हुए हैं, कमर्शियल संस्थान उनके जब्त हुए हैं, तमाम कॉलेज स्कूल सब हुए हैं और लगातार अभियान चल रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर का असर क्या रहा है, इसके लिए आपको मेरठ मंडल में, मुरादाबाद मंडल में, बरेली मंडल में और विशेष करके कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ में देखना होगा वहां क्या असर पड़ा है। योगी के इस अभियान से जो समाजवादी पार्टी का जो पूरा ढांचा है उसको बहुत आघात पहुंचा है। जो मेरठ का जो सोप्तीगंज है, जहां पे ऑटो की चोरी का संगठित व्यापार होता था, आप जानते ही हैं कि गाड़ियां चोरी होती थी और आधे घंटे में गाड़ियां कट जाती थी और बाकायदे बिक जाती थी, उसकी कमर टूट गई है और वो व्यापार पिछले 30 साल से फल फूल रहा था। तो अब जो है, और समाजवादी पार्टी हो या अन्य राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हो, बिहार है, हरियाणा है या आंध्रा है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, ये पार्टियां बातें तो बहुत बड़ी ये लोग दावे बड़े बड़े करते हैं, अपनी विचारधारा की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में इन दलों में ना तो कोई स्ट्रक्चर्ड हायरार्की होती है, ना कोई विजन है, ना कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई संगठन है और ना कोई स्ट्रक्चर्ड लीडरशिप है। वन मैन शो होता है और अल्टीमेट इनका एकमात्र ऑब्जेक्टिव होता है किसी तरह सीट जीतो। और इन्होंने सारी विचारधारा को केवल एक मुद्दे पर लाके समेट दिया है कि चुनाव में उम्मीदवार की विनेबिलिटी। तो फिर उसके बाद सारा समाजवाद, पूंजीवाद सब किनारे हो जाता है और केवल विनेबिलिटी के आधार पर कैंडिडेट का चुनाव होता है। और 1989 में जनता दल की सरकार बनी थी, उसके बाद से जो यूपी की पॉलिटिक्स में जो अपराधीकरण का जो नंगा नाच चला है वो बसपा सरकार में भी जारी रहा। और उसके बाद जो है 3 बार मुख्यमंत्री मुलायम सिंह बने और चौथी बार और एक बार अखिलेश यादव बने। मैं आपको 2012 की याद दिलाना चाहता हूं। 2012 के चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी में ये कोशिश हुई कि गाजियाबाद के जो माफिया डॉन है डीपी यादव को शामिल कराया जाए। अखिलेश यादव ने पब्लिकली ये कहा कि हमारी पार्टियों में अपराधियों की कोई जगह नहीं है और उन्होंने शहरी मध्य वर्ग में अपनी जगह बनाई। और जो उनकी योजनाएं थी कि हम छात्रों को लैपटॉप देंगे फ्री में और बेरोजगारों को भत्ता देंगे, तो इससे अखिलेश यादव की एक इमेज बनी थी कि वो समाजवादी पार्टी को बाहुबलियों से मुक्त करेंगे। और मुख्यमंत्री बनने के बाद इट वाज बैक टू स्क्वायर वन। उनको समझ में आ गया कि जो समाजवादी पार्टी की जो बुनियाद है उसको बाहुबलियों की और दबंग लोगों की जरूरत है, उसके बगैर ये पार्टी चल नहीं सकती। और अतीक की बात पे आते हैं। 2002 के विधानसभा चुनाव में अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक निर्वाचित हुए। 2004 के लोकसभा चुनाव में वो फूलपुर से सांसद बने और ये बात योगी जी ने कही है विधानसभा में कि किसने उसको सांसद बनवाया। और 2004 में जब वो सांसद निर्वाचित हो गए तो इलाहाबाद पश्चिम की सीट खाली हो गई, वहां से उनका छोटा भाई अरशद अहमद चुनाव लड़ा और वहीं से एक और लोकल उम्मीदवार बीएसपी ने खड़ा किया, राजू पाल। अतीक का भाई चुनाव हार गया। अतीक ने इस 2005 में हुए इस उपचुनाव के बाद ऐलान किया, सार्वजनिक घोषणा की कि आप देखिएगा जल्दी ही वहां पे उपचुनाव होगा और राजू पाल की हत्या हो गई। और राजू पाल की हत्या के बाद इसका भाई वहां से एमएलए इलेक्ट हुआ बकायदे। उससे मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। ये सब कानून के दायरे में हो रहा है यूपी में। और आज उसका भाई अरशद जो है वो इसी मामले में जेल में है, राजू पाल की हत्याकांड में। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, राजू पाल की पत्नी पूजा पाल वो इस समय समाजवादी पार्टी की विधायक है इलाहाबाद से ही। ये अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है। तो समाजवादी पार्टी केवल अपने एग्रेसिव डिफेंस में
वो अपना आक्रामक तरीके से बचाव करने में वो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाती है, जबकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जितना गहरा आघात इस संगठित माफिया के ऊपर योगी जी के पिछले 6 साल में हुआ है, वो उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। योगी जी ने केवल लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त नहीं किया, बल्कि राज्य की सत्ता का इकबाल को बहाल किया है। आप अगर याद करिए 2012 से 17 के बीच में जो समाजवादी पार्टी सरकार थी, पुलिस पार्टियों पर 1100 से ज्यादा हमले हुए हैं और लगभग इतने ही ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जो गो तस्करों ने उनके ऊपर हमले किए, पुलिस पार्टी कहीं गांव में अगर दबिश देने गई, कहीं रेड डालने गई तो उनपे हमला हुआ। आपको याद होगा मथुरा में जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो गार्डन है जवाहर बाग, वहां पे एक समाजवादी पार्टी से जुड़े एक आदमी ने कब्जा करने का प्रयास किया। राम रक्ष यादव ने हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा की और उसमें मथुरा का एसपी सिटी मारा गया था, सब द्विवेदी, मुझे नाम पूरा याद नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के समय और लॉ एंड ऑर्डर इनके समय इश्यू इसलिए नहीं बनता है कि समाजवादी पार्टी के पास एक स्थायी विक्टिम कार्ड है कि 5000 साल से हमने तो जो है सवर्णों का अत्याचार झेला है, हम विक्टिम हैं, तो हमारे बारे में आप कैसे सवाल कर सकते हैं। और दूसरा जो उनके पास जो एक ट्रम्प कार्ड रहा है कि हम तो सेकुलर हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं और कांग्रेस हम पे सवाल कर रही है और ये कम्युनिस्ट पार्टी हम पे सवाल कर रही है। तो सेकुलर कार्ड के ऊपर इन्होंने 1990 की कार्ड सेवा और 92 में बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद इन्होंने सेकुलर कार्ड का भरपूर दोहन किया। अभी हाल में जो जनवरी में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब पहुंची उत्तर प्रदेश, तो कांग्रेस की ओर से समाजवादी पार्टी को भी न्योता दिया गया। तो उन्होंने कहा कि हमें तो मालूम ही नहीं यात्रा के बारे में। उन्होंने यहां तक कहा कि कांग्रेस ये बताया कि उसकी लड़ाई किससे है, समाजवादी पार्टी से है या भारतीय जनता पार्टी से है। तो अब योगी जी के इस अभियान के बाद और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा का चुनाव जीत लेने के बाद समाजवादी पार्टी के इस विक्टिम कार्ड की जो आभा मंडल है अब बहुत मध्यम हो गया है, अब वो धूमिल हो गया है, अब उसमें दम नहीं रह गया है। तो उन्होंने नया बखेड़ा शुरू कर दिया। वो साहब रामायण में तो जो है एक चौपाई है, उसमें दलित, पिछड़े और वर्ग की महिलाओं के बारे में बड़ी आपत्तिजनक बात कही गई है। और मैं मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि वो बताएं कि मैं कल शूद्र हूं क्या। ये बात कल अखिलेश यादव ने अपने ये बात कही भी है विधानसभा में कि मुख्यमंत्री बताएं कि मैं शूद्र हूं क्या। और दूसरे वो ले आए कि वो जाति आधारित जनगणना हो। हालांकि इसको जनगणना कहना गलत है। जनगणना तो केवल केंद्र सरकार का संवैधानिक विशेषाधिकार है, केवल केंद्र सरकार ही जनगणना करा सकती है। राज्य सरकार केवल सर्वे करा सकती है, जिसको वो जनगणना कह रहे हैं। जनगणना उनके ये स्टेट गवर्नमेंट के कार्य क्षेत्र में नहीं है। बिहार सरकार ने भी जनगणना कहा है, लेकिन वो सर्वे है, जनगणना नहीं है। तो अब समाजवादी पार्टी के सामने राजनीति में अस्तित्व का सवाल है। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2022 का विधानसभा चुनाव, लगातार समाजवादी पार्टी हार चुकी है। इन्होंने कई प्रयोग भी किए। 2017 में कांग्रेस से गठबंधन किया, 2022 में इन्होंने जो है ये 2017 में कांग्रेस से अलायंस किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल बीएसपी से गठबंधन किया। उसमें आरएलडी को एक भी सीट नहीं मिली, बहुजन समाज पार्टी को 10 मिली, सपा को 5 मिली। और 2022 में फिर इन्होंने नया अलायंस किया। सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर से और छोटे छोटे दलों से, जैसे महान दल है या एक जनवादी दल है। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ मार्च 22 में, वो सारे गठबंधन इनसे अलग हो गया। तो अब 1 साल समय बचा है लोकसभा चुनाव के लिए। तो इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो इनका जो आर्थिक तंत्र था वो ध्वस्त हो गया है बुरी तरीके से। अगर माफिया राज को ध्वस्त करने का सबसे पहली शर्त है कि जो उसकी इकोनॉमिक लाइफ लाइन है, जो उसका अर्थतंत्र है, उसको तोड़ा जाए। योगी जी के पिछले 6 साल के के कार्यकाल में गो तस्करी और गो हत्या का जो है बड़े पैमाने पर जो है उस पर रोक लगी है। और आपने देखा होगा इसी सत्र में विधानसभा में कल भी और उसके पहले पिछले शनिवार को अखिलेश यादव ने बहुत जोर शोर से इसका मुद्दा उठाया कि साहब आवारा पशु बहुत किसानों का नुकसान पहुंचा रहे हैं, मार्ग में दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि जो यहां से 16 देशों में गए थे यूपी के मंत्री,
इन्वेस्टर समिट के लिए, निवेश लाने के लिए, कि क्या आपने किसी शहर में सड़क पे सांड देखा? तो वो सीधे सीधे गो तस्करी और गो हत्या का विरोध ना करके वो आवारा पशु को मुद्दा बना रहे हैं। तो ये मामला और ये जो घटना हो गई है इलाहाबाद में, इससे समाजवादी पार्टी का और अपराध तंत्र का जो गहरा रिश्ता है वो अब सामने आ गया है। और योगी आदित्यनाथ का ये ऐलान कि हम मट्टी में मिला देंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है, एक का तो एनकाउंटर भी हो गया है। लखनऊ में भी एसटीएफ ने कई जगहों पर रेड किया है जहां पे वो लोग आए थे, ठहरे थे, और आज ही 2 गाड़ियां भी और बरामद हुई हैं, पुलिस ने की हैं। तो ये अब इस समय जो है, ये जो योगी जी की लड़ाई है अपराध के खिलाफ, जो उनका अभियान था, वो एक बहुत निर्णायक मोड़ पे अब आ गया है। वीरेन जी, भ्रष्टाचार पर, अपराधियों पर, माफियाओं पर जब भी कार्रवाई होती है, जैसा आपने भी कहा है कि ये प्रदेश के विकास में कोढ़ की तरह बन गए थे, एक जरिया भी बन गए थे। शायद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी आमदनी का, आर्थिक स्रोत का, लूट, अपहरण, वसूली का जो रैकेट चलता रहा है प्रदेश में, उनको जिस तरीके से संरक्षण मिलता रहा है, टिकट दिए गए, एमएलए बने, एमपी बने, मंत्री बने, ये अब जो नए वातावरण में बड़े पूंजी निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को भी एक संदेश जा रहा है कि जो लोग बाधक थे इस प्रदेश को बीमारू प्रदेश बनाने में, जिनके किरदार थे, भूमिका थी, वो तिलमिला रहे हैं। और जो कुछ अभी उमेश पाल हत्याकांड के रूप में सामने आया, ये उसी की परिणति है एक तरीके से, क्योंकि जी बोलिए। क्योंकि अतीक अहमद को आप अगर अहमदाबाद भेज दें, उस जेल में बंद रहे, तो भी अगर वहां से बैठ कर के वो इतना बड़ा हत्याकांड अंजाम देने में कामयाब हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी जड़ें भी बहुत गहरी हैं और इनका साहस जो है, जिसको मैं दुस्साहस कहूंगा, वो अभी भी 7वें आसमान पर है। देखिए, पहली बात तो जो बात आपने कही निवेश की, मुख्यमंत्री ने लगातार इस बात पे जोर दिया है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के ठीक होने से निवेशकों में एक नए आशा उत्साह का संचार हुआ है और बड़ी संख्या में निवेशक लॉ एंड ऑर्डर के कारण प्रभावित होकर के आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लगातार निवेश समिट का मजाक उड़ाया है। तो लोगों को बुनियादी बातें समझनी चाहिए कि यूपी एक लैंडलॉक स्टेट है। यूपी में अगर यूपी में निवेश होगा तो यूपी का मुकाबला होगा महाराष्ट्र से, गुजरात से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से। इन 5 राज्यों के पास अपना बंदरगाह है, अपना पोर्ट है। तो यूपी लैंडलॉक स्टेट होने की वजह से यहाँ पे पहली बात तो इन्वेस्टर, ये सबसे बड़ी बाधा है। यूपी से कोई भी नियरेस्ट पोर्ट जो है बॉम्बे का या हल्दिया का, वो कम से कम 1200 किलोमीटर दूर है। अभी पिछले वर्ष नवंबर में उड़ीसा में निवेश समिट हुई। आपको मालूम है उड़ीसा में पोर्ट है, उड़ीसा में एल्युमिनियम की खानें हैं, उड़ीसा में आयरन ओर है, लोहे की, उड़ीसा में मैग्नीशियम है, और उड़ीसा में पोर्ट बनने हैं, उड़ीसा में कोल बेस्ड पावर प्लांट बनने हैं। 3 दिन की इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में उड़ीसा में 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आए। किसमें आए कि साहब वो जो है एल्युमिनियम प्लांट लगेगा, स्टील प्लांट लगेगा, कोयला खदानों को, नई खदान को डेवलप करेंगे, कोयला आधारित टाटा स्टील प्लांट लगाएगा, 2 नए पोर्ट बनेंगे। तो जितनी आसानी से 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ गया उड़ीसा में, इसी इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए उत्तर प्रदेश में भागीरथी प्रयास की आवश्यकता है। इतना आसान नहीं है यूपी में निवेश लाना। ये हो गई पहली बात। अब जो घटना हो गई है इलाहाबाद में या प्रयागराज में, समाजवादी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री के साथ, देखिए योगी जी का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम था उसकी साख पे गहरी चोट हुई है। और ये बात दिखाता है, जो घटना हुई है ये
उसकी उमेश पाल की हत्या, कि अभी भी संगठित अपराध के खिलाफ कितनी सघन और लगातार अभियान की आवश्यकता है, वो अभी समाप्त नहीं हुई है। और ये लोगों को नहीं मालूम है कि अतीक को अहमदाबाद जेल भेजा क्यों गया। 3 साल पहले अतीक देवरिया जेल में बंद था, इसने लखनऊ के एक व्यापारी को उठवाया, उसको देवरिया ले जाया गया। देवरिया जेल में उसकी पेशी हुई अतीक के सामने, अतीक ने उसको मारा पीटा और उससे पैसे वसूले और कहा कि कोई मामला डिस्प्यूट का था। तो ये अतीक की ताकत थी कि योगी जी के मुख्यमंत्री रहते उसने उस व्यापारी को उठवाया और इलाहाबाद जेल में उसकी पेशी हुई, यानी देवरिया का जेलर भी इनसे मिला हुआ था। तो ये सब पिछले 30 साल में अपराधियों के जो गहरे रिश्ते बने हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, 98 में लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल का जेलर था, राजभवन के सामने के चौराहे पे उसकी गोली मार के हत्या कर देगी दिन दहाड़े, हजरतगंज थाने, यानी जो मात्र 100 मीटर दूर है विधान भवन से और लगभग एकदम सटा हुआ है राजभवन से। जेलर की हत्या कर दी इन्हीं अपराधियों ने, क्योंकि वो उनके इशारे पे नहीं नाचता था। ये ताकत रही है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के दौर में अपराधियों की। आप जानते हैं 2 भाई बड़े मशहूर हैं आजमगढ़ के, उमाकांत यादव, रमाकांत यादव। इस समय रमाकांत यादव जेल में है, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं आजमगढ़ से। तो ये और आम लोगों को इतनी बारीक जानकारी चूंकि नहीं होती है कानून का तंत्र, पुलिस का तंत्र कैसे काम करता है, तो उत्तर प्रदेश में जो इनकी ताकत बनी है 3 दशकों में, उसको एक झटके में साफ नहीं किया जा सकता। लगातार अभियान चल रहा है और बड़ी संख्या में आज की तारीख में, कम से कम मैं ये पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में कोई भी संगठित माफिया आज सड़क पे खुला नहीं घूम रहा। कोई भी संगठित माफिया आज कोई भी आपराधिक कार्य को किसी अपराध को अंजाम देने की हैसियत नहीं रखता। तो ये घटना हो गई है, इससे चैलेंज, ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभियान जो है असफल हो गया। ये एक नई चुनौती है कि आपको अभियान को और तेज करने की जरूरत है। ये केवल जो है जो कुछ हजार जो माफिया गैंग आपने न्यूट्रलाइज किए, उनको जेल भेजा, उनकी संपत्ति को जब्त किया, अभियान समाप्त नहीं हो गया। इसको और जोर शोर से चलाए जाने की जरूरत है और वो काम हो रहा है इस समय। मैं दर्शकों को जून 2022 के कुछ दृश्य दिखाना चाहता हूं, उनको तुरंत याद आ जाएगा कि ये दृश्य कहां के हैं। पहला दृश्य ये है और दूसरा दृश्य ये है, और ये 3 घंटे में कारनामा हुआ था। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में जो हिंसा हुई थी, सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, उसका जो मास्टरमाइंड था जावेद पंप करके, जिसकी बेटी एक एक्टिविस्ट थी और जिसको लेकर के बीबीसी से लेकर के तमाम जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने बवाल काटा था। जेएनयू तक ये हल्ला मचा था कि एक मुसलमान का घर ढहा दिया गया। ये प्रयागराज की ही घटना थी और प्रयागराज में ही उमेश पाल की हत्या हुई है। शो में बैठने से पहले मुझे वीरेंद्र नाथ भट्ट जी ने यह बताया कि बुलडोजर तैयार किए जा रहे हैं और प्रयागराज में एक बार फिर बुलडोजर चलते हुए दिखाई देंगे। क्या सूचना है वीरेंद्र जी? सर शुरू हो गया कार्यक्रम, डेमोलिशन शुरू हो गया इलाहाबाद में, खबर आ रही है वहां से। अगर अपराधियों के मनोबल को तोड़ने के लिए ये सब कार्रवाई बहुत जरूरी है, वो हो रहा है इस समय। आज अभी सुबह खबर थी और अभी खबर आ रही है कि जो है बुलडोजर ने वहां पे डिमोलिश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जैसा मैं देख पा रहा हूं। यानी योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर जो कहा था कि इनको मिट्टी में मिला देंगे, वो काम उन्होंने शुरू कर दिया है। एक तो मुठभेड़ में मारा गया है और अब इनके अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। क्या हम ये माने कि इसको योगी आदित्यनाथ ने एक चुनौती के रूप में ले लिया है कि उनके जो प्रयास थे अपराधियों को, माफियाओं को और
भ्रष्टाचार को खत्म करने के उसको एक तरीके से चैलेंज किया था अतीक ने, और उसकी पत्नी का खत भी हमारे और आपके सामने आया है जो उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे पति को बचा लो, क्योंकि अतीक को अहमदाबाद से यहाँ लाए जाने की चर्चा है, तैयारी है, तो उनको लगता है कि कहीं उनकी भी रास्ते में गाड़ी ना पलट जाए। अब चलिए इस बारे में हम लोग क्यों स्पेकुलेट करें। मैं खाली आपको ये बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के दौर में अपराधी माफियाओं के इशारे पर किस तरीके से आईएएस आईपीएस अफसर नाचते थे। अतीक का तो इतना आतंक है, ये कहा जाता है कि तमाम जो है जिला न्यायालयों में जज लोग इसके खिलाफ फैसला देने में डरते हैं। ये इसका इतना आतंक है। और जब 2003 से 2007 के बीच में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तब तो अतीक का ये आतंक था कि एक एडीजी रैंक का अफसर के संग बैठ करके उन्होंने कानपुर का दौरा किया और उनको कई फैक्ट्रियों का सर्वे कराया उन आईपीएस महोदय ने कि आपको कौन सी पसंद आ रही है, आप इसको ले लीजिए। ये सब तो हुआ है अतीक अहमद के बारे में। तो ये सब जो और यहाँ केवल एक आदमी की बात नहीं है, जिस तरीके से अपराध का राजनीतिक व्यवस्था में संस्थागत उसको जो इंस्टीट्यूशनल शेप दिया गया, उसको भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था नाम की संस्था का एक अंग बना दिया गया था पिछले 30 सालों में। अगर आप ये समझते हैं कि ये साल 2 साल में मामला हल हो जाएगा, तो इतना आसान नहीं है। इसको जुडिशियल लीगल प्रोसेस के जरिए ही होगा। और आप हमारे न्याय तंत्र को जानते हैं अभी कि अगर पवन खेड़ा का मामला हो, भारत के इतिहास में ये अनोखी घटना है कि सुप्रीम कोर्ट से सीधे बेल मिल गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट आदमी ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद जाता है। बेल तो ट्रायल कोर्ट से मिलती है ना, या ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से मिलती है, या हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से मिलती है। तो हमारा जो न्याय तंत्र इतना जटिल है, सरकार को न्यायिक प्रक्रिया के से गुजर कर ही तो सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। भारत में जंगल राज तो है नहीं कि सीधे पकड़ा गोली मार दी। तो सरकार न्याय प्रक्रिया के जरिए और योगी सरकार में आपने शायद आज खबर देखी होगी अखबारों में, ई प्रोसिक्यूशन के जरिए जो काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, कन्विक्शन की दर बहुत उसमें जबरदस्त वृद्धि हुई है। एडीजी प्रोसिक्यूशन है, आशुतोष पांडे ने कल ही रिपोर्ट पेश की है मुख्यमंत्री को, आपने शायद आज के हिंदी अखबारों में देखी हो रिपोर्ट। तो ये काम भी हो रहा है। तो सबसे जो भी काम होगा माफिया के खिलाफ, वो कानून और संविधान के दायरे में ही होगा, और उसी दायरे में हो रहा है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अभी तक किसी ने उंगली उठाई हो सरकार के इस मामले के ऊपर कि साहब कानून का पालन नहीं हो रहा या कानून के बाहर जाके कुछ काम हो रहा है। और अगर किसी को शिकायत है तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है और हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस है रेमेडी के लिए, आप वहां जा सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं वीरेन जी, 2024 का जो आम चुनाव है वो अब दूर नहीं रह गया है। एक कोलबंदी विपक्ष के द्वारा, अखिलेश यादव के द्वारा की जा रही है। जाति को फिर से मुद्दा बनाया जा रहा है। रामचरितमानस का मामला भी उठाया गया, कुछ रामचरितमानस की प्रतियां जलवाई गई, और योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि ये 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है। एक तरफ माफियाओं, अपराधियों के खिलाफ बुलडोज की कार्रवाई, खत्म करने का अभियान फिर से शुरू, और प्रयागराज की घटना ने एक तरीके से अवसर दे दिया है योगी को एक मैसेज देने का पब्लिक में कि हम ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शेंगे नहीं, खत्म करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे, जो हमारा जो विकास की प्रक्रिया है उसके आड़े आएगा, सुशासन के आड़े आएगा। तो क्या 2024 की तैयारियां पूरी तरीके से शुरू हो गई हैं दोनों पक्षों की तरफ से? सब पोजीशन ले चुके हैं? भारतीय जनता पार्टी का तो चुनाव की जो तैयारी है वो तो अपनी जगह है। अभी आपने हाल में
विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान देखा होगा, उसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में चुनाव की तैयारियां अभी शुरू हुई कि नहीं हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन चुनाव की तैयारियां न्यूयॉर्क और लंदन में शुरू हो गई है। ये अभी उन्होंने कहा था, आपने बयान देखा होगा विदेश मंत्री का। बिल्कुल। तो बीजेपी की तैयारियां क्या है अभी तक, तो जो उनके संगठन की में जो काम होता है वो दैनिक खबरें आती रहती हैं, लेकिन अपोजिशन का जो टूल किट है वो बहुत मजबूती से काम कर रहा है। पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म होते उसके पहले ही अमेरिका से हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई अडानी के खिलाफ। अडानी के शेयर जो है औंधे मुंह गिरे, करीब उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। उसी समय बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनती है। बीबीसी को ये गुजरात के दंगे 20 साल पूरे हो चुके हैं, अब बीबीसी को गुजरात पे दंगे के ऊपर डॉक्यूमेंट्री की याद आ रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से द्वारा गठित जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटर टीम थी वो सारे मामले को समाप्त कर चुकी है। और जो लगातार नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए गए थे, जो उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे, वो सारे मामले पे क्लीन चिट दे चुकी है। लेकिन बीबीसी को डॉक्यूमेंट्री बनानी है, और बीबीसी का मामला शांत नहीं होता है कि बिहार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव को रामायण की चौपाई याद आती है। कहते साहब ये तो बहुत ही अपमानजनक है पिछड़े वर्ग के लिए और दलित के लिए, इसको निकाला जाए। बस उसके बाद ही यहाँ यूपी में समाजवादी पार्टी के एमएलसी जो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को एकाएक लगा कि ये तो चौपाई बहुत खतरनाक है, इसको निकाला जाए। उसके बाद तुरंत जो है अखिलेश यादव को याद आ गया कि मैं तो शूद्र हूं, और वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री से विधानसभा में पूछूंगा कि मुख्यमंत्री बताएं कि मैं शूद्र हूं या नहीं है, शूद्र क्या होता है। कल उन्होंने कहा भी है ये। तो अपोजिशन का जो टूल किट है वो एकदम साफ हो गया है। और आपने रायपुर में कांग्रेस का जो भी प्लेनरी सेशन हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने तो खुला ये प्रस्ताव दे दिया है, अब ये कह दिया है कि इलेक्शन हमारे नेतृत्व में लड़ा जाएगा और क्षेत्रीय दल चाहे तो हमारे पीछे आए, लेकिन तीसरा मोर्चा भी बनेगा। तो अभी क्या क्या होगा, अभी कितने टूल किट आएंगे। वो पंजाब में एक अमरप्रीत सिंह खालिस्तानी एक्टिव हो गया है, जो भारत के संविधान को चुनौती दे रहा है, और वो ये कह रहा है कि भारत का संविधान तो हमको सिख ही नहीं मानता, और वो अपने को भारत का नागरिक भी नहीं मानता, लेकिन उसके पास भारत का पासपोर्ट है और वो दुबई जाता है, दुबई में उसका लंबा चौड़ा व्यापार है। तो ये सारी हरकतें जो सब बता रही हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर के समस्त विपक्षी दलों में कितनी बेचैनी है। राहुल गांधी आज कैम्ब्रिज पहुंच गए हैं, वहां पे वो भाषण देंगे, उनकी दाढ़ी काफी ट्रिम हो गई है। आप ये फोटो आ गई, देखी होगी आपने। तो ये सब जो चल रहा है ये सब कोई संयोग नहीं है, ये बकायदा प्रयोग हो रहा है कि कैसे 2024 में बीजेपी को तो नहीं रोक पाएंगे तो मोदी को रोको पीएम बनने से। ये सब उसी टूल किट का हिस्सा है। इसको लेकर के किसी भी व्यक्ति के मन में कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। कुछ चित्र सामने आने शुरू हो गए हैं। एक प्रयागराज हत्याकांड के आरोपी सदाकत के अखिलेश यादव के साथ कुछ चित्र सामने आए हैं। ये सारी चीजें अब शुरू होंगी। वीरेंद्र जी, ये जो चित्र वगैरह सामने आ रहे हैं, इनका मकसद क्या होता है अल्टीमेटली? देखिए, मकसद केवल यह है कि मैजेस्टी ऑफ लॉ हैज टू प्रिवेल। बस इसका केवल एक ही मतलब है कि अगर और लोगों को ये बात जान लेनी चाहिए कि रूल ऑफ लॉ अगर प्रिवेल कराना है तो राज्य की सत्ता को हर हालत में लागू करना होगा। वायलेंस के ऊपर केवल स्टेट की मोनोपोली है। महाभारत के राजधर्म में के शांति पर्व में कहा गया है कि राज्य का जन्म हिंसा के गर्भ से हुआ है। अगर राज्य के खिलाफ अगर हिंसा करोगे तो राज्य तुम्हें मट्टी में मिला देगा। वही बात योगी जी ने विधानसभा में कही थी, ये वही हो रहा है। और इससे सबसे बड़ी बात ये होती है कि जनता के मन में राज्य की सत्ता के प्रति एक विश्वास बहाल होता है कि हाँ, ये सरकार है,
कि ये हमारे हितों की रक्षा करने के लिए अपराधियों को वास्तव में मट्टी में मिलाने का दम रखती है। इससे सरकार का इकबाल बनता है, सरकार का इकबाल बहाल होता है। और जो कहा गया है हमारे शास्त्रों में, राजा सोता है लेकिन राजदंड जागता है। तो ये राजदंड की कार्रवाई जो हो रही है, ये राज्य की जनता का और राज्य की सत्ता का, सबका स्वास्थ्य सामान्य बना रहे, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। ये वही हो रहा है। और जैसा आपने अभी शुरू में वो जावेद पंप का जो आपने दिखाया था, उसके बाद से फिर किसी को जो है ये दंगा करने की खुजली किसी को नहीं हुई। और ये आपको अच्छी तरह मालूम है कि पिछले वर्ष मई जून में कानपुर में और प्रयागराज में संगठित तौर से जबरदस्ती प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए दंगा कराया गया। नुपुर शर्मा के ऊपर आरोप था कि उसने कोई आपत्तिजनक बयान दिया है, उस पर कार्रवाई हुई, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने सारी FIRs को क्लब करके दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रख दिया। जो लॉ ऑफ द लैंड के अनुसार कार्रवाई हुई। दंगे का क्या औचित्य था? लेकिन उसके बाद भी दंगा रांची में हुआ और भयानक दंगा हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन कार्रवाई कानपुर में हुई और इलाहाबाद में हुई। तो ये वही हो रहा है और ये राज्य की सत्ता का इकबाल बहाल करने के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी, इतना समय निकालने के लिए ओशियन नेटवर्क के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार।